नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका पेपर 600 नंबर का होता है। उसमें से 150 नंबर की केवल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 12th पास हर एक विद्यार्थी के लिए नया है, चाहे वो कॉमर्स सेगमेंट से हो, साइंस सेगमेंट या फिर आर्ट्स। ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 150 में से 150 नंबर लाए जा सकते हैं और आपके सिलेक्शन में इसका एक अहम रोल रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन सारथी 2.0 पर। हम बीएसटीसी की सारी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो शिक्षण अभिरुचि आपको पढ़ाएंगे हरीश जानी सर, जो खुद सेलेक्टेड हैं आपके L1 अध्यापक के रूप में, और इन्होंने भी बीएसटीसी के अंदर सबसे ज़्यादा अंक लाए थे वो शिक्षण अभिरुचि के अंदर। तो सर के मार्गदर्शन में ये क्लास चलेगी आपके शिक्षण अभिरुचि की। इस क्लास को जरूर देखिएगा अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन चाहिएगा तो। हाँ जी, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेज़बान हरीश जानी, और जैसा कि आपको पीछे थंबनेल दिख रहा है कि मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ बीएसटीसी के लिए जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके बीएसटीसी के सिलेक्शन में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबके लिए, चाहे बच्चा आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, सबके लिए एक जैसा सिलेबस रहने वाला और सबके लिए एकदम नया सिलेबस है। ये इतना इम्पोर्टेंट सिलेबस है कि आपके शिक्षक बनने की भूमिका में सबसे पहली नींव है, या मैं कहूँ प्राथमिक चर है ये सिलेबस का। ये आपको लग रहा छोटा टॉपिक है, लेकिन सिर्फ 60 टॉपिक होने के बावजूद भी 150 नंबर का है। या ऐसे मान के चलिए लगभग इसमें से 50 क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है, और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 3 नंबर का रहता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना दिख रहा है पीछे शिक्षण अभिरुचि, इतना नहीं है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अपनी रणनीति रहेगी, किस तरह से अपन पढ़ेंगे, वो इसको थोड़ी सी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आपका बिना समय खराब किए। ठीक है, तो अपन सिर्फ आपके लिए टॉपिक लेके आए शिक्षण अभिरुचि। तो देखो अपने शिक्षण अभिरुचि में क्या पढ़ना अपने को। तो अपन आज मोटा मोटा इस तरह से 4 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जिसका पहला टॉपिक है कि बीएसटीसी में आपके शिक्षण अभिरुचि का किस तरह का सिलेबस रहेगा, आपका पाठ्यक्रम क्या है। दूसरा है, क्या अपन शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर ला सकते हैं, यदि ला सकते हैं तो किस तरह से अपन ला सकते हैं, इसका टाइम मैनेजमेंट का क्या सीरियल रहेगा, या किस तरह से अपने को पढ़ना है, क्या चीज़ें इसके अंदर छोड़नी है, क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कितना पढ़ना है। इसके लिए अपनी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, किस मात्रा में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, चाहे सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए, किस भाव से हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या बुक्स या किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो सारा अपन बताएंगे। फिर बात रहती है कि टाइम मैनेजमेंट, कि सर हम तो 12th करके आए, हमने तो आज तक पढ़ी ही नहीं शिक्षण अभिरुचि क्या होती है, हमारे सर ऊपर से जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन सर किस तरह से पढ़े इसको, सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सर कब पढ़े बताओ मेरे को। तो थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट की अपन चर्चा करेंगे, और फिर देखेंगे कि शिक्षण अभिरुचि पढ़ने के बाद आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, आपको 600 में से कितने नंबर लेके आओगे तब आपका सिलेक्शन होगा, या किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका बिना समय खराब किए बिना सबसे पहले अपन टॉपिक लेके चलते हैं कि अपने बीएसटीसी का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं चीज़ बताता हूँ, आप कोई भी चीज़ की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी करो, चाहे रीट की करो, चाहे फला किसी की चीज़ की करो, लेकिन जब तक आपको उस चीज़ का पाठ्यक्रम नहीं पता है, आपको जब तक उसका सिलेबस नहीं पता है, तो आप उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाओगे। आप किसी भी चीज़ को ले चलते हो, जब आप घर से निकलते हो किसी भी चीज़, भाई दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप सीधा गूगल मैप डालते हो कि फला रास्ता कहाँ जाएगा, कौन सी सिटी बस मिलेगी, कहाँ से कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। उसी तरह आपके सिलेक्शन के मध्य सबसे अहम भूमिका निभाता है वो आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम या आपकी विषय वस्तु। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, और फिर सिलेबस के बाद ये पता होना चाहिए कि इस सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस तरह से पढ़ना है, इसके लिए क्या क्या विषय वस्तु का मुझे चयन करना है। तो इस तरह से आप इसमें 150 में से 150 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे अपने इस सिलेबस में शिक्षण अभिरुचि है जो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर का होगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि आपके 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है, तो मैं मान के चलूँ लगभग आपके 150 नंबर का क्या है, शिक्षण अभिरुचि है। और पहले क्या होता था आज से 2 साल पहले, कि मानो आपने ए ऑप्शन सही किया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यदि आपने ए ऑप्शन में 100 में से 100% एक्यूरेट आंसर दिया तो आपको 3 नंबर मिलते थे। फिर मानो आपने 80% की कुल आंसर दिया तो आपको 2 नंबर मिलते थे, और 50% के आसपास दिया तो आपको 1 नंबर मिलता था। यदि आपने इससे कम दिया तो आपको 0 नंबर मिलता था। लेकिन पिछले 2 साल से इस चीज़ को क्या कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया। यदि आपका एक्यूरेट 100% आपका आंसर सही है तो ही आपको 3 में से 3 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये 7 टॉपिक है,
लेकिन 7 टॉपिक नहीं है, आपका सिलेक्शन का सबसे अहम भूमिका निभाने वाला सिलेबस है, सिर्फ 7 टॉपिक है। और लगभग ये मान के चलो कि आपको बहुत ही कम समय में अच्छे से ये करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन सिलेबस में यदि डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन सिलेबस को देखते हैं, तो उसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जिसे कहा जाता है शिक्षण अधिगम। देखो, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। किस शिक्षक और बच्चा किस तरह से विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके बदले जो अंत्य क्रिया होती है वो किस तरह की होती है। और अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज को याद करना, किसी का ज्ञान लेना। तो वो अपन पढ़ेंगे कि शिक्षण किस तरह से करवाया जाता है, शिक्षण कौन कौन करवाता है, शिक्षण विद्यालय में क्या होता है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बच्चे की क्या होती है, शिक्षण के दौरान गृह कार्य को क्या होता है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, अधिगम हम सीखते हैं, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत कैसे हैं, अधिगम कैसे पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंदर आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा जिसमें एक तो बोलेंगे अपन फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें फैक्ट पूछेंगे, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें अप्लाइड ज्ञान वाला क्वेश्चन पूछेंगे। अप्लाइड का मतलब क्या होगा, जो आपकी पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा, पूर्व ज्ञान पर आधारित। देखो, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके 30 से 40% आएगा, और ये आपके जो कितना आएगा, लगभग आपके 60 से 70% आएगा। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या आएगा, मानो आप अधिगम चैप्टर पढ़ रहे हो तो सीधा पूछ ले कि अधिगम में फला सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने, जैसे थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से, या कौन से ईयर में दिया था, किस किताब लिखी थी, किस किताब के अंदर क्या भाषा की है, या कौन सी परिभाषा किसी फला आदमी ने दी है। तो इसमें आपके फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, वो लगभग 30 से 40% आएंगे। लेकिन अप्लाइड ज्ञान वो आप कैसे होगे, जितना आप एमसीक्यू सोल्व करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितना उसके ऊपर अपनी दिमाग की सोच बनाओगे, उतना आप करोगे। ठीक है, ये लगभग 60 से 70% आएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट साइंस वाला भी रट के जाएगा, आर्ट्स वाला भी जाएगा, कॉमर्स वाला ही जाएगा, लेकिन आपके लिए अप्लाइड वही करेगा जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके 30 से 40% आएंगे। फिर अपन दूसरा टॉपिक जैसे कहते हैं क्या, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण। देखो, नेतृत्व क्या होता है, अपन जब अपने विद्यालय में जाते हैं, मानो कि आपका विद्यालय की 4 दीवारी है, इस विद्यालय के अंदर अपने टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, अदर भी कर्मचारी होंगे, लेबर भी होंगे, सारे प्रकार के होंगे। लेकिन उसके अंदर आपका सबसे ज्यादा बड़ा नेता कौन होता है, आपका कौन नेतृत्व करता है, हमारा नेता होता है कौन, प्रिंसिपल होता है, जिसको मैं प्रधानाचार्य बोलता हूँ। तो प्रधानाचार्य हमारा विद्यालय का किस तरह से करेगा नेतृत्व, क्या कक्षा सही रूप से सुचारू हो रही कि नहीं हो रही है, क्या शिक्षक समय पे आ रहा कि नहीं आ रहा, बच्चा लेट आ रहा तो क्यों आ रहा, क्या समस्या है, समस्या का निराकरण कैसे करेंगे। विभिन्न प्रकार के अपने विद्यालय के अंदर जो जो कार्यक्रम या क्रियाकलाप जो भी संचालित हो रहे हैं, उन संचालितों को किस तरह से सही समय पर सदुपयोग के रूप में सही करने कौन काम करेगा, प्रिंसिपल करेगा। और प्रिंसिपल क्या करेगा, अपना क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने वालों क्या कहते हैं, नेता। तो ये पढ़ेंगे इस नेता के किस किस तरह के गुण होते हैं, यदि उन गुण में खामियां तो हम खामियां कैसे पूरे करेंगे। मान के चलो एक कक्षा के अंदर शिक्षक नहीं आ रहा है, लेकिन किसी शिक्षक ने एक बच्चे को खड़ा कर दिया कि तू इस क्लास का क्या है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर क्या ध्यान रखेगा, कक्षा में कोई बच्चा आवाज ना करे, फालतू में कोई चौक नहीं फेंके, डस्टर ना फेंके, है ना, फालतू बिना पूछे क्लास से बाहर ना जाए, क्लास को डिस्टर्बेंस ना करे, विभिन्न प्रकार की कुछ क्रूतियां ना करे। तो वो सारा कौन देखेगा, मॉनिटर देखेगा। मॉनिटर क्या है, अपन जैसे ही बोलते हैं इस क्लास में से देखते हैं, वो जैसे लिखता है, अच्छा फलाना छोरा बोल रहा है, अच्छा इसका नाम ये है। फिर जैसे ही सर आता है, गुरुजी ये 4 छोरे बोले, 3 को आप दो, बढ़िया सा। फिर गुरुजी आते हैं, बढ़िया उसका इलाज करते हैं, पैसा पकड़ के एक तरफ कोने में डाल के। फिर दूसरे दिन वो बोलता नहीं, या उसको बोलता है अच्छा मॉनिटर तू ही बनता है क्या। तो इस तरह का जो भी नेतृत्व होगा वो कौन करेगा, अपना नेता करेगा। और नेता कौन होता है, अपने को सिर्फ अपने विद्यालय के अंदर कौन कौन नेता होता है वो चीज़ पढ़नी है, और नेता के गुण क्या क्या है वो अपन पढ़ेंगे, और नेता की विशेषता क्या क्या है। फिर अपना तीसरा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या बोलते हैं अपन, क्रिएटिविटी बोलते हैं अपन सृजनात्मकता। देखो, आपके पास कुछ अनुभव होंगे, कुछ पुराने अभ्यास होंगे, कुछ पूर्व ज्ञान होगा। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आप किस तरह से कोई नई चीज का उत्पादन कर रहे हो। आप कोई भी नई चीज बना रहे हो, जैसे आपके पास पूर्व ज्ञान है, किसी सुना है कि अपन गली में जा रहे हैं, पीछे कुत्ता भौंका, कुत्ता भौंक रहा है, आप कुत्ते को देख रहे हो, भाग रहे हो, आगे पेड़ है, आप पेड़ के ऊपर चढ़ गए। आप क्यों चढ़े, क्योंकि आपके पास पूर्व ज्ञान है कि पेड़ पर चढ़ने से कुत्ता पीछे नहीं चढ़ पाएगा, इसलिए हमारी क्या जान बच जाएगी। तो अपने किसी भी पूर्व ज्ञान से किसी नई चीज का बनाना, वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी कहलाती है। उस क्रिएटिविटी में अपने ये पढ़ना है, क्रिएटिविटी के लिए बच्चे के क्या क्या गुण होने चाहिए, शिक्षक उसमें अपने किस तरह से भूमिका अदा करता है, विद्यालय क्या भूमिका, घर वालों क्या है, गार्जियन की क्या है, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रक्रियाओं का क्या महत्व होना चाहिए, वो अपन इस चीज में पढ़ेंगे। फिर अपना टॉपिक आता है कंटिन्यूज एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, या मैं कहूँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखो, सतत का मतलब होता है निरंतर रूप से चलना वाला, एक ही गति के अंदर
सतत रूप से चलने वाला। और व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, विस्तृत दायरा, छोटा नहीं संकुचित। एक तो संकुचित का मतलब छोटा दायरा और व्यापक का मतलब बहुत बड़ा दायरा। तो किस तरह से विद्यालय के अंदर बच्चा सतत निरंतर रूप से और बड़े रूप से शैक्षिक प्लस सशैक्षिक, या मैं कहूँ संज्ञानात्मक प्लस भावात्मक प्लस क्रियात्मक तीनों क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए किस तरह बच्चे का अपन मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन सिर्फ बच्चे को 10 में से 5 या 6 नंबर देना बच्चे का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि 10 में से इतने नंबर के अलावा बच्चा किताब पढ़ने में रुचि रखता है, बच्चा संगीत में रुचि रखता है, बच्चे का प्रिय फल ये है, बच्चा गणित में ऐसा है, बच्चा भाषा दक्षता में ऐसा है, बच्चा सामाजिक के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा है, बच्चा इतिहास में ऐसा है। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्लस शैक्षिक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे का मूल्यांकन करना है क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब साल में एक बार नहीं, साल में निरंतर रूप से बच्चे का मूल्यांकन करना। और व्यापक बहुत विस्तृत दायरे के अंदर वो अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे इसके मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ है, मूल्यांकन के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या खामियां हैं, किन कमियों को पूरा कर सकते हैं, मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है, मूल्यांकन के टूल्स कौन से है। इसमें लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत समझने लायक टॉपिक है। ठीक है, फिर आपका अगला टॉपिक आता है कि कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल। देखो संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात किसी दूसरे तक अपनी भाषा में बोलना, और बोलना ही नहीं बल्कि अगले को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या भाषा बोल रहा हूँ, किस तरह की भाषा बोल रहा हूँ। तो जैसे ही आप शिक्षक बन के विद्यालय में पहुंचेंगे तो विद्यालय में पहुंचने के बाद आपको जैसा ही लगेगा कि हमारे गुरुजी हमें क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं गुरुजी वो बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बच्चा अपने से वापस कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका जो बोलने का कौशल है, आपका संप्रेषण, आपका संवाद है, आपका वाद विवाद है, आपके बोलने का तरीका है, वो बच्चे के सामने आप किस तरह से प्रेजेंस कर रहे हो। यदि वो आपका सार्थक है तो आपका शिक्षक होना सार्थक है। यदि आपका शिक्षक होना सार्थक है तो आपका उस विद्यालय में जाना सार्थक है, उस विद्यालय का वातावरण सार्थक है। यदि विद्यालय का वातावरण सार्थक है तो बच्चे का भविष्य बिल्कुल उसका उज्जवल है। तो इस तरह का आपको देखेंगे, इसमें देखेंगे संप्रेषण कौशल में कौन कौन सी कमियां पड़ती है। हमारे गुरुजी कब कब बहाना बना लेते, आज तो पढ़ेंगे नहीं, आज वो काम करेंगे ना, सफाई करेंगे, इनमें से तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से कमियों को सुधारना है, क्या क्या इसके नियम हैं, क्या कायदे हैं, क्या चीज़ें इसमें देखनी है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यावसायिक अभिवृत्ति। जैसे क्या होता है, शिक्षक का व्यवसाय क्या है, पढ़ाना, मास्टर होना है। लेकिन कुछ शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ उनको मतलब है कि महीने की सैलरी आई, मुझे सिर्फ सैलरी से मतलब है, 1 तारीख होते ही अकाउंट चेक करते चलो आगे, बाकी जाके स्कूल में कुर्सी पे बैठना है, वापस घर आ जाना है, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाना है। लेकिन शिक्षक का व्यवसाय है पढ़ाना, इस तरह से पढ़ाना कि बच्चे आने वाले नए समाज की एक धुरी का कार्य करे, बच्चा अपने भविष्य के रूप में प्राथमिक रूप से अपना काम करे, शिक्षा को मान के चले। यदि आज के दिन में सबसे बड़ा किसी के पास धन बल है तो वो सिर्फ शिक्षा है और कुछ भी नहीं। तो शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति मतलब सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, शिक्षक अपने व्यवसाय को किस तरह से देखता है या किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंस करता है, तो वो देखेंगे कि शिक्षक का व्यवसायिक अभिवृत्ति किस तरह की होनी चाहिए, शिक्षक अपने व्यवसाय को किस तरह से बताता है सब बच्चों के सामने, तो आपको इसमें देखनी है। और सबसे एंडिंग टॉपिक आता है अपना सोशल सेंसिटिविटी या सामाजिक संवेदनशीलता। देखो सामाजिक का होता है समाज प्लस सीख, अपने आसपास को जो समाज का वातावरण है, समाज में रहने वाले लोग, उसको बोलते हैं सामाजिक। और संवेदनशील का मतलब आप उस चीज़ के प्रति कितने संवेदनशील है, आप उसके अंदर कितने इम्पेथी है, सिंपेथी वाले पर्सन है। क्या होता है कि शिक्षक सिर्फ विद्यालय से मतलब रखते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं वो विद्यालय के बाद ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय से घर जाने के बाद किस तरह से पढ़ रहा है, इसके समाज में कौन कौन सी व्याप्त कुरीतियाँ है, उन कुरीतियों को किस तरह से समाप्त करना है, या फिर ये हमारा बच्चा किस तरह से विद्यालय जाने के बाद पढ़ाई के पढ़ता नहीं पढ़ता, या अपनी अनौपचारिक शिक्षा के प्रति ध्यान दे रहा कि नहीं दे रहा। यदि दे रहा है तो कितना दे रहा है, उसका हम सब मूल्यांकन करते हैं। लेकिन ये शिक्षक का क्या है, संवेदनशीलता होना बनता है। तो अपन पढ़ेंगे कि सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति शिक्षक का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या दायित्व है, या हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, या हमारे घर वालों का हमारे बच्चों के प्रति क्या क्या दायित्व होना चाहिए। और इसके अंदर अपन थोड़ी देखेंगे अपनी NEP जो 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंदर कौन सी धारा में क्या बात की गई, थोड़ा सा अपन इसको इसमें ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके 7 प्रकार के टॉपिक है जिसको अपन पहले थ्योरी में पढ़ेंगे, फिर अपन MCQs करेंगे। ठीक है, देखो एक तो अपन इसमें पढ़ेंगे थ्योरी को मैं कह सकता हूं भाषा, और एक अपन पढ़ेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में आज तक पूछे हैं, आपके जितने भी स्टैटिस्टिक्स पेपर हुए 2012 से लेके 2024 तक, सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, फिर नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर से किस किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये अपने दोनों चीज पढ़ लेंगे 60 टॉपिकों के अंदर, तो ये मान के चलिए लगभग आपके 150 में से 150 अंक आप लाने का पक्का भरोसा रखें। लेकिन इसको आपको सकारात्मक रूप के साथ पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से साथ पढ़ना पड़ेगा। फिर अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या 150 में से 150 नंबर लाना संभव है कि नहीं। देखो कैसे संभव है कि नहीं, देखो आप इस तरह से देखो कि आपने कहा गुरुजी 150 में से 150 नंबर लाने हैं,
लेकिन हम तो सर पहली बार पढ़ने आया, हमें तो पता ही नहीं सर, 12वीं पास करके आया, 150 में से 150 नंबर कैसे लाने। देखो इस तरह के पेपर में लाने के लिए एक तो आपको हमेशा प्रश्नों के प्रति कैसा रुख रखना, सकारात्मक रुख रखना पड़ेगा। ये प्रश्न ऐसे है कि जैसे आपको पूछ रहा है कि एक विद्यालय के अंदर एक बालक विद्यालय समय के आधे घंटे बाद विद्यालय पहुंचा, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। जैसे आप गुरुजी बन गए या मैं गुरुजी हूँ, स्कूल के अंदर कोई बच्चा आया फलाने काम से लेट हो गया स्कूल आधा घंटा, लेकिन आपने कहा बच्चा भाई लेट क्यों है, आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप बच्चे को वहाँ पे पीट के घर भगा दो, या बच्चे को घर वालों को फ़ोन करो, या प्रिंसिपल के पास ले जाओ पकड़ के उसको कि चल क्लास के अंदर क्यों लेट आया। या फिर आप बच्चे से पूछो भाई लेट क्यों आया, तेरी क्या क्या समस्या है, मुझे समस्या बता। तो उस समय आप कौन सा क्या चीज़ अपनाओगे। तो मैं अपनाता कि बच्चे को पूछूंगा भाई बच्चा लेट क्यों आया, तू क्या समस्या है, तक कल से वो समस्या का मैं निराकरण करूँ, तो कल से तू लेट ना आए, तेरी पढ़ाई खराब ना हो। इस तरह से आप क्या मान कर, एक तो आप सकारात्मक रुख प्लस जो चीज़ पूछे, चाहे शिक्षक के बारे में पूछे तो आपको उस समय शिक्षक मानना है उस परीक्षा के अंदर हॉल बैठ के कि मैं ही शिक्षक हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। यदि आपको विद्यार्थी पूछे तो आप खुद को विद्यार्थी बनना है, या आपको परिवार वाले पूछे तो आपको परिवार बनना है। क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ पूछ रहे हैं वो आप खुद बनना है। मान लो आपको कुछ शिक्षक के प्रति पूछे, शिक्षक क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि एक बच्चा क्लास के अंदर किसी बच्चे को मार रहा है, तो आप क्या करेंगे। प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, कारण पूछेंगे कि उसको मारेंगे, घर भेज देंगे। तो अपन खुद को शिक्षक माना कि मैं क्या करूंगा। मोटा मोटा यूं कहूं तो आपका उसके प्रति कैसा रुख होना चाहिए, सकारात्मक रुख होना चाहिए। जब तक आपकी अभिवृत्ति का मतलब होता है आपका सोचने का नजरिया, तरीका, आप किस तरह से बच्चे के ऊपर रुख रखते हैं। तो आप जो सकारात्मक चीज सोचेंगे उस चीज से आपका इनपुट मिलेगा। और क्वेश्चन में ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं कि आप लोग तो चारों सही है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव होने सोचना कि किस तरह से मैं करूंगा, तो आपके 150 में से 150 नंबर। मतलब आपको एकदम शालीन तरीके से एकदम पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। फिर अपना तीसरा टॉपिक क्या है, इसकी सही रणनीति क्या है। देखो सही रणनीति यही है कि पहले तो मार्केट में जाओ और बिना किसी से पूछे हुए आप तो क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, सबसे पहले कोई गाइड मिली, गाइड लेके आ गए, वो गाइड पढ़ ली। ऐसे BSTC पास नहीं होती है। आप पहले मार्केट में जाओ, अपने 10 रुपये खर्च करके बच्चा से सिलेबस लेके आओ, उस सिलेबस को जहाँ पढ़ रहे हो उस टेबल पे चिपकाओ अच्छे से। फिर सिलेबस में देखो क्या क्या है, फिर उसकी रणनीति बनाओ कि मैं पहले चैप्टर को या सेक्शन 1 को आधा घंटा दूंगा या 2 घंटे दूंगा, दूसरे चैप्टर को 4 घंटे दूंगा, तीसरे को 3 घंटे दूंगा, या सुबह पढ़ूंगा शाम पढ़ूंगा। किस तरह से मैं पढ़ूंगा ताकि मेरे 600 में से लगभग मेरे 500 नंबर के आसपास आए, तो मेरे को मेरे घर के आसपास कॉलेज मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या, सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम लाना होगा, फिर 2 महीने जी जान लगा के पढ़ना होगा। लेकिन किस तरह पढ़ने को, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। एक सिलेबस को आपने सुबह पढ़ लिया, एक को दोपहर पढ़ लिया, एक को शाम को, एक को रात में पढ़ लिया, आपके 4 खंड है, लेकिन चारों को अच्छे से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना है। रणनीति यही है, पास सिलेबस लेके बैठो। सिलेबस फोन में भी नहीं होना चाहिए, अपना प्रश्न पन्ने पे होना चाहिए, 10-20 रुपये खर्च होंगे, वो लेके आना और वो अच्छे से लेके बैठना है कि सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर आपको प्रत्येक सेल, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा सामाजिक संदेश, उसके ऊपर टिक मार दो कि सर मैंने पढ़ लिया। जब दूसरी बार रिवीजन करो तो लाल पेन से कर लो, ब्लू पेन से कर लो, अलग अलग प्रकार से आपको करना है। तो आपकी सही रणनीति यही है कि एक तो आपको पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए, और उस पाठ्यक्रम में ये पता होना चाहिए कि मुझे इस पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम को कब पढ़ना है, और पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, और किस मुझे विषय वस्तु का चयन करना है। ये आपकी सही रणनीति होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट का, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं आपको मैं कि अपन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो आपका ये समय है, समय सबके लिए 24 घंटे, चाहे आर्ट्स वाला हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे कॉमर्स वाले हो। टाइम मैनेजमेंट ऐसे होता है जैसे आप हमेशा करते हो कि मैं दोपहर में रोज भाई रूम लेके रहता हूँ या घर पे रहता हूँ, मैं रोज दोपहर में रोजाना मैं 12 बजे खाना खाता हूँ। क्यों? वो आपका एक समय का अनुबंधन है, आप उस समय को नियोजन कर रहे हो ना। तो ऐसा क्या करना आपको, जैसे आपने मेरे मानो आप सेक्शन की अभिरुचि पढ़ रहे हो कि सर आप तो हमें शाम को 6 से 7 क्लास लेके पढ़ा दो, यूट्यूब पे पढ़ा दो या ऐप में पढ़ा दो, जहाँ भी हम हमारा टाइम मैनेजमेंट को शाम को 6 से 7 पढ़ेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि शैक्षिक अभिरुचि को आपको 150 में से 150 नंबर लाने के लिए मैं कह रहा हूं आप मुझे सिर्फ 20 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, ओनली फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए मुझे आप 20 घंटे दे दो। मतलब ये मान के चलो आपको एक दिन में 1 घंटा देना है, एक दिन में आप मुझे 1 घंटा दे दो। टाइम आप बता दो कि सर हम इस समय ये चीज देखेंगे, और मैं आपको वादे से कह रहा हूं आप 1-1 घंटा मुझे 20 दिन के लिए दे दो, आपका 100% आपके
नंबर आएंगे 150 में से 150। बस आपको अपनी ईमानदारी से पॉजिटिविटी के साथ उस सोचने, क्षमता और करने के लिए करना पड़ेगा आपको। विथ प्लस MCQs आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपको शाम को ले लिया कि सर मैं फिक्स है शाम को 7 से 8 में शिक्षण अभिरुचि पढ़ूंगा, सुबह 7 से 9 सर मैंने जीके पढ़ लिया, फिर से 10 बजे तक रेस्ट किया, फिर 10 से 12 मैंने सर रीजनिंग पढ़ ली, और शाम को सर 8 से 9 मैंने हिंदी और इंग्लिश पढ़ के सर फिर मैं पुराने क्वेश्चन देखने लगे या प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ऐसे सर टाइम मैनेजमेंट। अपना फिक्स एक टाइम शेड्यूल बांटो। देखो सबका समय अलग अलग होता है, कोई 24 घंटा पढ़ता, कोई रात में पढ़ता, कोई दिन में पढ़ता, जैसे आपको सूट, ऐसे नहीं कि दिन में ही पढ़ो, जितना आपको सूटेबल होगा कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। मतलब 7 से 8 घंटा दिन में पढ़ाई कर लो और उसको 2-2 घंटों में बांट लो कि 2 घंटे रीजनिंग पढ़नी, 2 घंटे जीके पढ़ना, 2 घंटे शैक्षणिक अभिरुचि पढ़नी और 2 घंटे हिंदी इंग्लिश पढ़नी। इस तरह से आपको 8 घंटों में पढ़ाई करनी है, और उस समय को तोड़ तोड़ के, है ना। अपन क्या करते हैं, जैसे मार्केट में गए, ये बड़ी सी एक सामान लेके, खाने की 1 किलो मिठाई लेके आ गए, ऐसे नहीं मिठाई साथ खा लेंगे। अपन क्या करते हैं, 2 पीस खाते हैं, 2 फ्रीज रखते हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर टहलने आए या बाथरूम गए, आते समय 1 पीस और खा लिया, या किसी को दिखा कह रहे हैं मैं 1 पीस और खा रहा हूँ। ऐसे इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, वैसे ही ऐसे पढ़ना। मान लो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपने क्या किया, बुक्स ली, ऊपर चले गए छत के ऊपर, टहलते टहलते आपने पढ़ लिए, पुराने क्वेश्चन देख लिए, या कांच के सामने जाके जोर जोर से पढ़ लिए, या फोन के सामने वीडियो बना के पढ़ लिए। पढ़ना आपको, लेकिन कैसे पढ़ना है वो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट। इतना ही है कि समय को तोड़ तोड़ के पढ़ो और प्रत्येक सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, मुझे किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और सबसे आपका एंडिंग पॉइंट है, तो देखो अपना सबसे आखिरी टॉपिक आता है जो होगा BSTC में, क्या सिलेबस नहीं, अपना सबसे एंडिंग टॉपिक है कि सर BSTC में कितने नंबर पे अपना सिलेक्शन होगा। ये सपना अपना एंडिंग पॉइंट है कि सर BSTC में कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा। तो देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जिसके BSTC के अंदर, आपको ये पता है कि अपना BSTC 600 नंबर का पेपर होता है, सबको पता है। अब 600 में से आपके 4 खंड आते हैं, अब सद। पहला खंड आपका 150 नंबर का है, दूसरा भी 150 का है, तीसरा भी 150 का है और चौथा भी 150 का, जिसमें अपन खंड C पढ़ेंगे, शैक्षणिक अभिरुचि। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ जिस भी कैटेगरी का हो, या फिर जो इसकी OBC या फिर जनरल कैटेगरी हो, कौन सी कैटेगरी, OBC या फिर जनरल, जिस भी विद्यार्थी के 450 प्लस नंबर है, 450 प्लस जिसके 600 में से नंबर है, उसको सिलेक्शन होगा। क्यों? आज के दिन में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना, क्योंकि देखो रीट L1 में क्या क्या महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, तो कुछ उस तरह से भीड़ बढ़ रही है। फिर आजकल अपन क्या सोचते हैं कि सर 2 साल में डिप्लोमा करके और सीधे मास्टर बन जाएंगे, तो उसके लिए सबसे कम समय में मिलने वाली नौकरी है और सबसे शांतिपूर्ण नौकरी है आपकी BSTC रीट वाली। अब आगे पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये मान, जिसके 600 में 450 नंबर है OBC या फिर जनरल कैटेगरी के अंदर, उसके कितने नंबर है, जिसके 450 नंबर, उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन सर कुछ कैटेगरी से कट ऑफ कम जाती है, तो प्रत्येक अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10-10 नंबर कम कर लो, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना 450 प्लस नंबर का। वो 450 नंबर प्लस कब आएंगे, जब अपन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जिसके अंदर अपन 150 नंबर का सिलेबस अपन करेंगे, और ये अपनी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि सर हम 150 में से किस तरह से 150 नंबर लाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ 20 घंटे बना रहना पड़ेगा, और 20 घंटों में अपन थ्योरी प्लस MCQs करेंगे, और जो 2012 से लेकर आज तक जो भी क्वेश्चन आया, किस तरह क्वेश्चन आया, वो सारा क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो अगेन आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छे से लग जाइए और कमेंट करके ये बताइए कि सर मेरे पिछले परीक्षा में कितने नंबर आया, किस नंबर से किस वजह से मैं पीछे रहा, उन सबका अपन निराकरण करेंगे। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जिस भी चीज़ की आपको कोई PDF मिलेगी या नई जानकारी मिलेगी आपको कि हमारे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन सारथी, ठीक है। ऑनलाइन सारथी का आप ऑनलाइन ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर आपको सिलेबस की PDF या हम जो भी चीज़ MCQs करवाते हैं, क्लास कराते हैं, थ्योरी की PDF आपको सारों किस में मिल जाएगी, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इसी के बाद आप सबको अगेन बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।